प्रिय विद्यार्थियों, मैं विश्व प्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में हम नया टॉपिक ले रहे हैं और वह है ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत वास्तव में बचतों की मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बचतों की मांग और बचतों की पूर्ति का आपस में साम्य स्थापित होता है या दोनों में संतुलन स्थापित होता है। इस सिद्धांत को बचत विनियोग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसको बचतों की मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल, पीगू, वॉलरस, नाइट आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। चूँकि यह सिद्धांत ब्याज के निर्धारण में पूंजी की उत्पादकता और बचत दोनों ही तत्वों पर ध्यान देता है, अतः इसे कई बार ब्याज का वास्तविक सिद्धांत यानी रियल थियरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों आपस में बराबर होती है। पूंजी की मांग निवेशों के लिए की जाती है और पूंजी की पूर्ति बचतों से उत्पन्न होती है, अतः ब्याज की दर ऐच्छिक कुल बचतों और कुल निवेशों के बीच संतुलन स्थापित करती है। तो चूंकि ब्याज दर दो बातों पर निर्भर है, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, तो हम पहले लेते हैं पूंजी की मांग। पूंजी की मांग की जाती है पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिए जिनसे कि हम उत्पादन करते हैं। अन्य शब्दों में पूंजी की मांग पूंजी की उत्पादकता के कारण, उसकी प्रोडक्टिविटी के कारण की जाती है और पूंजी की मात्रा जैसे जैसे अधिक लगाई जाती है, यानी कि पूंजी की इकाइयों में जैसे जैसे उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। अतः एक उत्पादक पूंजी की मांग उस बिंदु तक करेगा जहां पर ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। ब्याज की दर अगर ऊंची है तो पूंजी की मांग कम की जाएगी और अगर ब्याज की दर नीची है तो स्वाभाविक है कि पूंजी की मांग अधिक होगी, क्योंकि पूंजी सस्ती कीमत पर मिल रही है। अतः चूंकि ब्याज दर और पूंजी की मांग में विपरीत संबंध है, अतः पूंजी का मांग वक्र, जिसको हम निवेश मांग वक्र भी कह सकते हैं, ऋणात्मक ढाल वाला होगा, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। दूसरा हम बिंदु लेते हैं और वह है पूंजी की पूर्ति। पूंजी की पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में बचतें कितनी हैं। चूँकि बचत करने में त्याग और प्रतीक्षा दोनों निहित होती है, अतः बचतकर्ता तब तक बचत करेंगे जब तक कि ब्याज की दर उनकी प्रतीक्षा और त्याग की क्षतिपूर्ति करती है। अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो लोग अधिक बचत करेंगे, यानी कि बचतों की पूर्ति भी ज़्यादा होगी, यानी कि पूंजी की पूर्ति ज़्यादा होगी। और अगर ब्याज दर कम है तो लोग बचतें कम करेंगे, यानी कि सेविंग्स कम होगी। अतः ब्याज की दर में और सेविंग्स में, यानी कि पूंजी की पूर्ति में सीधा संबंध है। अतः पूंजी का पूर्ति वक्र, या हम कहें कि बचत पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। हमने OX अक्ष पर बचत और विनियोग को लिया है और OY अक्ष पर हमने ब्याज दर को लिया है।
एस एस पूंजी का पूर्ति वक्र है जो धनात्मक ढाल वाला है, और डी डी जो है वह पूंजी का मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल वाला है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब एस एस और डी डी दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, अतः यह संतुलन स्थापित होता है, यानी कि बचत और बचत यानी कि पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग दोनों यहाँ बराबर हो जाती है, यानी कि बचत और विनियोग दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओ आर के बराबर ब्याज दर का निर्धारण होता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि पूंजी की मांग कम हो जाती है क्योंकि ये ब्याज दर जो है निवेशकर्ताओं को काफ़ी अधिक लग रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वे निवेश की मांग कम कर देंगे, तो मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट होकर D1 के रूप में आ जाता है। तो मांग के कम होने से जब मांग वक्र नीचे की ओर आ जाता है तो यह ऐसे वक्र को E1 बिंदु पर काटता है जहां पर पुनः नया संतुलन स्थापित होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि OQ1 के बराबर बचत और विनियोग हैं जो दोनों आपस में बराबर हैं, और ब्याज दर पहले की तुलना में घटकर OR से अब OR1 हो जाती है। तो इस प्रकार क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार जहाँ पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग दोनों बराबर होती है, वहीं पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। अब हम इसकी आलोचना ले लेते हैं। सबसे पहली आलोचना, कीन्स कहते हैं कि बचत और विनियोग में समानता ब्याज दर से नहीं होती बल्कि आय के स्तर से होती है। दूसरी बात, बचत और निवेश केवल ब्याज सापेक्ष नहीं होते, यानी कि बचत और निवेश पर केवल ब्याज दर का ही प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य तत्वों का भी जो है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, आय पर निवेशों के प्रभाव की उपेक्षा उपयुक्त नहीं है। इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि अगर निवेश में परिवर्तन होता है तो भी आय स्थिर रहती है, यानी कि आय में कोई प्रभाव आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह वास्तव में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्याज दर अगर ऊंची है तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो आय का स्तर पहले की तुलना में गिर जाएगा। तो यह सोचना कि आय पर निवेशों का प्रभाव नहीं होता गलत है। फिर पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर यह सिद्धांत आधारित है, जो कि इस सिद्धांत की आलोचना का एक कारण है। फिर इस सिद्धांत में जो ब्याज दर है वो अपने आप में अनिर्धारणीय है, क्योंकि यह सिद्धांत ये कहता है कि ब्याज दर निर्भर है बचत पर, और बचत को ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज दर चाहिए, तो ब्याज दर को ज्ञात करने के लिए ब्याज दर चाहिए, यानी कि ब्याज दर अनिर्धारणीय है। तो इस तरह से इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। फिर भी प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है ब्याज का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिन्होंने ब्याज दर के संबंध में एक आयाम प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत यहाँ खत्म हो जाता है। थैंक यू।